नमस्कार दोस्तों, कीवर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में मैं अभिषेक आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में किन-किन वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इन सभी बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। और आपको एक जानकारी दे दूँ कि आज के इस वीडियो में मैंने वो सभी बिंदुओं पर नज़र दौड़ाई है, जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं तथा इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी वन डे एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, जहाँ से भी इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बिना देर हुए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। तो इसमें पहला पॉइंट दिया गया है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन जियोलॉजी या भूगर्भ विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो आपका पहला प्रश्न यहीं से निकल के आता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए जियोलॉजी, जिसे भूगर्भ विज्ञान कहते हैं, इसके अंतर्गत किया जाता है। अगला पॉइंट है, पृथ्वी का औसत घनत्व 5.51 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। कहने का मतलब ये है कि हमारी जो पृथ्वी है उसका औसत घनत्व कितना होता है, तो 5.51 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। और जैसे जैसे हम पृथ्वी में अंदर की ओर जाते हैं, ठीक है, वैसे वैसे हमारा घनत्व बढ़ता जाता है और पृथ्वी की जो ऊपरी परत है उसका घनत्व सबसे कम तथा जो आंतरिक परत है उसका घनत्व सबसे ज्यादा होता है। अगला पॉइंट है, पृथ्वी की गहराई में जाने पर दाब बढ़ता है तथा घनत्व भी बढ़ता है। तो यहाँ पर ये पॉइंट मेंशन कर दिया गया है, पृथ्वी पर हम ऊपर से नीचे की तरफ जितना अंदर गहराई में जाएंगे तो दाब बढ़ता जाएगा तथा इसका घनत्व भी बढ़ता जाता है। तो इस पॉइंट को आप नोट डाउन करके रखिएगा, आपको पता होना चाहिए। अगला पॉइंट है, प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो इसको आप ध्यान रखना कि 32 मीटर की गहराई पर जाने पर तापमान में लगभग 1% की वृद्धि होती है। अगला बिंदु है, पृथ्वी की सतह का तापमान लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी जो हमारी पृथ्वी है उसका औसत टेम्परेचर लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस पॉइंट से आपको एक चीज समझाना चाहूंगा कि जब कभी आप गर्मियों में अपने यहाँ हैंड पंप से पानी निकालते हैं तो आप देखते हैं कि जो हमारे पर्यावरण का तापमान होता है उसकी अपेक्षा नल का पानी ठंडा होता है। और जब आप सर्दी में उसी हैंडपंप या नल का पानी निकालते हैं तो हमारे पर्यावरण के तापमान की अपेक्षा वह पानी गर्म निकलता है। उसका मूल कारण यह है कि हमारे पर्यावरण का तापमान घटता बढ़ता रहता है, लेकिन जो पृथ्वी का तापमान है वो लगभग एक समान रहता है, इसलिए हमें उस पानी में ठंडा या गर्म का एहसास होता है। उम्मीद करता हूँ ये बिंदु आपको समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट है, पृथ्वी का आकार गोलाभ या भूआ या जियोइड होता है। तो पृथ्वी का आकार कैसा होता है, ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है, यह ध्रुवों पर चिपटी हुई है और इस आकृति को क्या कहते हैं, जियोइड या भूआ या गोलाभ कहा जाता है। आगे हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विस्तार से वर्णन करेंगे। तो एक वैज्ञानिक थे एडवर्ड स्वेस, तो उनके अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी थी, पहले हम इस बारे में चर्चा करेंगे। तो एडवर्ड स्वेस ये जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना की एक काट काटी और एक रियल में नहीं काटी थी, बल्कि इन्होंने कल्पना की थी कि पृथ्वी की संरचना इस तरह से होती होगी। तो जैसे पृथ्वी को गोल माना और उस गोल से क्या किया, इन्होंने एक चिप निकाली पूरी। जैसे जब कभी आप बाजार में तरबूज खरीदने जाते हो तो तरबूज वाला क्या करता है,
पूरा तरबूज काट के नहीं दिखाता है, बल्कि वहां से एक ऐसे चिप काट के आपको दिखा देता है और बोल देता है देख लीजिए पूरा तरबूज पका हुआ है। तो उसी तरह से एडवर्ड स्वेस ने भी ऐसा ही किया था कि उन्होंने कल्पना की कि अगर हम पृथ्वी की इस तरह से काट काटें और फिर उसका वर्णन करें, तो जिसको हम प्रेजेंट टाइम में क्रस्ट कहते हैं, उसको एडवर्ड स्वेस ने क्या नाम दिया था? सियाल नाम दिया था। तो सियाल इसका क्या मतलब होता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ें। इसमें सिलिका यानी SI व एल्यूमिनियम यानी Al की अधिकता होती है, इसीलिए इसे सियाल कहा जाता है। तो उन्होंने बताया कि जो सियाल होती है इसमें सिलिका यानी बालू और एल्यूमिनियम की सबसे ज्यादा अधिक मात्रा पाई जाती है, इसीलिए इसका नाम इन्होंने क्या दिया? सियाल नाम दिया। और इसकी प्रकृति अम्लीय होती है, और इन्होंने बताया कि जो सियाल है इसकी जो प्रकृति होती है वह कैसी होती है? स्वाद में अम्लीय होती है, तथा इसका घनत्व 2.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। और एडवर्ड स्वेस ने बताया कि जो सियाल है, जो सबसे ऊपरी परत है, उसका घनत्व लगभग 2.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। ये जो सियाल परत है, इस सियाल परत को हम नई विचारधारा के अनुसार क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। और स्वेस ने दूसरी जो परत बताई थी उसका नाम सीमा रखा था। इसमें सिलिका व मैग्नीशियम यानी Ma की अधिकता होती है, इसलिए इसे सीमा कहा जाता है। यह क्षारीय होती है तथा इसका घनत्व 4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। तो इस बिंदु को आप समझ लीजिए कि जो दूसरी परत होती है जिसको आधुनिक विचारधारा के अनुसार मेंटल कहा जाता है, और स्वेस ने इसको क्या नाम दिया था? सीमा नाम दिया था, क्योंकि इसमें सिलिका यानी बालू और मैग्नीशियम की अधिक मात्रा पाई जाती है, इसीलिए इसे सीमा कहा। और इसकी प्रकृति कैसी होती है? इसकी प्रकृति क्षारीय होती है, जबकि इससे पहले जो परत थी सियाल, उसकी प्रकृति कैसी बताई थी? अम्लीय बताई थी। और दूसरा पॉइंट इसमें यह रखा है कि इसका घनत्व 4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है, क्योंकि हमने आपसे पहले ही बताया था कि पृथ्वी में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर घनत्व बढ़ता है। तो देखो वहां पर 2.5 था और यहाँ पर लगभग 4 हो गया। इसके बाद स्वेस ने तीसरी परत बताई थी जिसका नाम रखा था नीफे, और जिसको हम आधुनिक विचारधारा के अनुसार कोर कहते हैं। तो नीफे का मतलब क्या होता है? इसमें निकिल व आयरन की अधिकता होती है, इसीलिए इसे नीफे कहा जाता है, तथा यह द्रव अवस्था में होता है, तथा इसका घनत्व 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। तो इस बिंदु को आप समझ लीजिए, जो नीफे है इसमें निकिल और आयरन यानी लोहे की अधिकता पाई जाती है, इसीलिए इसका नाम नीफे रखा। और यह द्रव अवस्था में है। कैसी अवस्था में? द्रव अवस्था में। ठीक है, और इसका जो घनत्व है वो सबसे ज्यादा है, 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, यानी जो अंदर की तरफ घनत्व है वो सबसे अधिक घनत्व है, ऐसा स्वेस ने बताया था। अब हम आगे चर्चा करेंगे कि आधुनिक विचारधारा के अनुसार कि पृथ्वी की संरचना कैसी है और आंतरिक संरचना कैसी है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आधुनिक विचारधारा के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। यानी जो हमारे आधुनिक वैज्ञानिक हुए उन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में, जबकि स्वेस ने भी इसे 3 भागों में ही बांटा था। अब उसमें परिवर्तन क्या हुए उनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली जो परत थी उसको क्या कहा? भूपर्वतीय यानी क्रस्ट नाम दिया था। आधुनिक विचारधारा के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने जो पहली परत थी उसका नाम क्रस्ट रखा, दूसरी परत थी उसका नाम मेंटल रखा, और तीसरी परत थी उसका नाम कोर रखा। यानी जो पृथ्वी की संरचना है उसको 3 भागों में बांट दिया। अब यहाँ पे आपको ये सारे पॉइंट बहुत ध्यान से समझने हैं और अपनी कॉपी में नोटबुक में नोट करके रखने हैं, और आपको याद भी रखना है, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में यहीं से पूछे जाते हैं। तो पहला पॉइंट है, क्रस्ट तथा मेंटल को अलग करने वाली रेखा को मोहो या मोहोरोविक असंबद्धता कहते हैं। यहीं से आपसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं कि क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाली रेखा को क्या कहा? मोहो कहा जाता है। और जो स्वेस थे
उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सिर्फ उसका बंटवारा किया था, लेकिन वहां पर कहाँ से बंटवारा होता है इसका वर्णन नहीं दिया था। उन्होंने सिर्फ ऐसे एक त्रिभुजाकार की आकृति बनाई थी और उसको 3 भागों में बांट दिया था कि ये हो गया ऊपर ऊपरी परत, ये बीच वाली परत और सबसे निचली परत। ऊपरी परत को क्या नाम दिया था, सियाल। बीच वाली को क्या नाम दिया था, सीमा। और तीसरी वाली परत को क्या नाम दिया था, नीथे। और इन्होंने ये बंटवारा नहीं किया था। तो जो आधुनिक विचारधारा के वैज्ञानिक थे उनका नाम था मोहोरोविक। ठीक है, तो इन्होंने इस जो मेंटल और कोर को अलग करता है इसे क्या नाम दिया, इसे ही नाम दिया मोह। ठीक है, मोह असंबद्धता। तो देखो यहाँ से क्रस्ट ऊपर और मेंटल नीचे, यहाँ इसको अलग जो करती है ये रेखा जो है इसी को ही मोह कहा जाता है। उसके बाद है मेंटल तथा कोर को अलग करने वाली रेखा को गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं। तो एक वैज्ञानिक थे गुटेनबर्ग, जिन्होंने बताया कि ये जो यहाँ से जो रेखा निकलती है, ठीक इस रेखा को क्या कहा, गुटेनबर्ग। और इनके नाम पर ही इस रेखा का नाम रखा गया गुटेनबर्ग। ठीक है, तो मेंटल और कोर को अलग करने वाली जो रेखा थी इसको क्या कहते हैं, गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं। तो ये जो संरचना का अध्ययन कर रहे हैं इसमें किसी एक वैज्ञानिक का रोल नहीं था, इसमें कई वैज्ञानिकों का रोल था। इसलिए हम किसी एक वैज्ञानिक का नाम ना लेकर हम इसे नई विचारधारा का नाम देते हैं। उसके बाद आगे बात करेंगे तो लिखा है अपर क्रस्ट तथा लोअर क्रस्ट को अलग करने वाली रेखा को कोनोराड असंबद्धता कहते हैं। तो ये पॉइंट आप समझ लीजिए, ये पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जिसे यहाँ पर हम एक चित्र बनाते हैं, ये चित्र बन गया। ठीक है, तो इसमें ये ऊपर जो सबसे ऊपरी परत है इसको क्या कहा गया, क्रस्ट। ठीक है, जो बीच वाली परत है इसको कहा गया मेंटल। तो ये जो क्रस्ट है, क्रस्ट को भी 2 भागों में उन्होंने बांट दिया। ठीक है, एक वैज्ञानिक थे इनका नाम था कोनोरॉड, उन्होंने क्रस्ट को 2 भागों में बांट दिया और ये जो बीच में रेखा खींची इसी को नाम दिया कोनोरॉड रेखा। इसमें ऊपर वाली परत को अपर क्रस्ट और इसके नीचे वाली परत को लोअर क्रस्ट कह दिया। ठीक है, तो इस रेखा को क्या कहते हैं, कोनोरॉड असंबद्धता या कोनोरॉड रेखा कहा जाता है। उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगला पॉइंट है आधुनिक विचारधारा के अनुसार अपर क्रस्ट अम्लीय एवं लोअर क्रस्ट क्षारीय होती है। अब ये पॉइंट समझ लीजिए, यानी जो आधुनिक विचारधारा के वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया कि इसकी जो अपर क्रस्ट है, ये वाली क्रस्ट है जो, ये कैसी है, तो ये अम्लीय है। कैसी है, ये अम्लीय है। ठीक है, और जो निचली वाली लोअर क्रस्ट है ये कैसी है, ये क्षारीय है। जबकि जो स्विस वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या बताया था कि जो ऊपर वाली सबसे ऊपरी परत है वो पूरी अम्लीय है और उसके नीचे जो मेंटल वाली परत, ठीक है, जिसको सीमा नाम दिया था वो क्षारीय थी और जिसको सियाल कहा था वो अम्लीय थी। तो उन्होंने थोड़ी सी असावधानी बरती और जो आगे के वैज्ञानिक है उन्होंने इसका वर्णन विस्तार से किया। उसके बाद आगे बात करेंगे अपर मेंटल तथा लोअर मेंटल को अलग करने वाली रेखा रेपिटी कहते हैं। अब ये पॉइंट समझ लीजिए, यानी अपर मेंटल और लोअर मेंटल, तो यहीं पर समझा देते हैं। यानी ये जो मेंटल वाली लेयर थी इसको भी उन्होंने 2 भागों में बांट दिया। ठीक, एक वैज्ञानिक थे रेपिटी, क्या नाम था उनका, रेपिटी नाम था, और इन्होंने इसको 2 भागों में बांट दिया। और ये जो रेखा खींची काल्पनिक रेखा, रियल की रेखा नहीं, इसी को नाम दिया रेपिटी असंबद्धता। ठीक है, तो रेपिटी असंबद्धता किनके बीच है, तो अपर मेंटल और लोअर मेंटल के मध्य में रेपिटी असंबद्धता है। ठीक है, उसके बाद है अपर कोर और लोअर कोर को अलग करने वाली रेखा को लेहमैन असंबद्धता कहते हैं। तो यहीं पर इस पॉइंट को भी समझ लेते हैं। ये है सबसे नीचे वाला कोर और यहाँ पर जो अपर कोर और लेयर कोर इनको जो बांटता है इसे क्या कहते हैं, लेहमैन असंबद्धता कहते हैं। ठीक है, तो एक वैज्ञानिक थे लेहमैन, उन्होंने इसकी व्याख्या की थी। अगला पॉइंट है क्रस्ट ठोस अवस्था में होता है। तो ये चीज समझ लीजिए, जो क्रस्ट मतलब जो ऊपरी परत है वो कैसी होती है, ठोस अवस्था में होती है। ठीक है, जबकि मेंटल अर्ध तरल या प्लाज्मा अवस्था में होता है। अच्छा, अर्ध तरल या प्लाज्मा अवस्था क्या होती है, तो ये होती है जैसे कोई ऐसी चीज जिसको हम दबा सकें, उसको पिचका भी सकें। जैसे आपने प्लास्टिक देखी है, प्लास्टिक क्या होती है, वो आराम से पिचक जाती है, पॉलीथीन वगैरह वो पिचक जाती है, या फिर आप इसे प्लाज्मा अवस्था समझ सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है कोर, जिसको क्या कहते हैं, तरल अवस्था। ठीक है, अब जो कोर है, जो सबसे अंदर वाला पार्ट होता है
उसे वैज्ञानिकों ने बताया कि वो तरल अवस्था में है। ठीक है, तो कुल पृथ्वी का क्रस्ट भाग मात्र 1% है। ये पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यानी ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी का जो ये क्रस्ट वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, तो ये देखो कितना पतला है। ठीक है, तो उन्होंने बताया अगर पृथ्वी को पूरा मान लें 100, कितना मान लें 100 मान लें, तो इसमें से सिर्फ 1% क्या है, 1% है क्रस्ट। ठीक है, आगे तथा मेंटल 83% है, तथा मेंटल कितना है 83% है, और कोर 16% है। देख लीजिए यहाँ पे जो यहाँ पर मेंटल है, ठीक है, उसकी मोटाई कुछ आपको ज्यादा दिख रही होगी, और जो क्रस्ट है उसकी मोटाई कम दिख रही है। उसके बाद जो कोर है उसकी भी मोटाई आपको कम दिख रही है। तो सबसे कम क्रस्ट, उससे कम कोर, और सबसे ज्यादा मेंटल। ठीक है, तो क्रस्ट कितनी है 1%, मेंटल कितनी है 83%, और कोर कितनी है 16% या 16%। ठीक है, उसके बाद है क्रस्ट को लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको नोट डाउन करके रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कि क्रस्ट को और किस नाम से जाना जाता है, तो लिथोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है मेंटल को पायरोस्फीयर कहा जाता है, और जो मेंटल परत है, ये वाली परत, इसको क्या कहते हैं लिथोस्फीयर। ठीक है, इसको क्या कहते हैं लिथोस्फीयर, और इसको क्या कहते हैं मेंटल को क्या बोलते हैं पायरोस्फीयर। उसके बाद है कोर को बायोस्फीयर कहा जाता है, और जो ये कोर है, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है बायोस्फीयर कहा जाता है। आगे नोट करके दिया गया है क्रस्ट बेसाल्ट चट्टानों से मिलकर बनी है, यानी जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है ये बेसाल्ट चट्टानों से मिलकर बनी है। ठीक है, और एक बात बता दें आपसे कि बहुत जगह बुकों में आपको लिखा मिल जाएगा क्रस्ट की मोटाई इतनी है, मेंटल की मोटाई इतनी है, तो इन सबसे आपका कोई मतलब नहीं। पेपर में कभी भी यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, क्योंकि इसमें हर किताब में अलग अलग दिया गया है, इसलिए यहाँ से कोई भी प्रश्न नहीं बनता है। दूसरी आपको बता दें, जहाँ पर समुद्र तल होता है वहां पर क्रस्ट की मोटाई कम होती है, और जहाँ पर पहाड़ होता है वहां पर क्रस्ट की मोटाई ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये बिंदु आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद दिया गया है भूपर्पटी की रचना के सामान्य तत्व, यानी भूपर्पटी में जो हमारी ऊपरी क्रस्ट है उसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं और कौन सा तत्व कितना पाया जाता है। तो सबसे पहला है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, कितनी होती है लगभग 46%। ठीक है, तो कहीं कहीं आपको 46.60 लिखा मिल जाएगा, कहीं कहीं आपको 46.80 लिखा मिल जाएगा, तो ये आप दोनों बिंदुओं को ध्यान रखना। ठीक है, इसलिए हमने दोनों बिंदु मेंशन कर दिए हैं। अगला है सिलिकॉन। सिलिकॉन कितना है तो 27.72% है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कितना है 8.13%। फिर है लोहा। तो लोहा कितना है लगभग 5%। उसके बाद है कैल्शियम। कैल्शियम लगभग 3.63% है। फिर है सोडियम। सोडियम कितना है 2.83%। उसके बाद है पोटेशियम। पोटेशियम कितना है 2.59%। और फिर है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम कितना है 2.09%। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि सबको पता चले। अगर आप हमारे YouTube पर जुड़ेंगे तो आपको बहुत सारा फायदा होने वाला है। अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं, ठीक है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, आपको सारी PDF वहां प्रोवाइड करा दी जाती है, और इससे पहले भी हमने कई वीडियो अपलोड कर रखी हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में तथा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।